मणिपुर में जो हो रहा है वो दिल दहला देने वाला है। आज हम इसी जटिल और दुखद संघर्ष की परतें खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत का ये खूबसूरत राज्य हिंसा की आग में क्यों झुलस रहा है। इस हिंसा की जो मानवीय कीमत है वो बहुत ज्यादा है। देखिए, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 140 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और सच कहूं तो डर यही है कि असल संख्या शायद इससे कहीं ज्यादा हो। और बात सिर्फ जानों की नहीं है, 50,000 से ज्यादा लोग, सोचिए 50,000 से ज्यादा लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए हैं, अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर हैं। ये सच में एक दिल दहला देने वाली हकीकत है। और तबाही का ये मंजर यही नहीं रुकता। 5,000 से भी ज्यादा आगजनी की घटनाएं हुई हैं। मतलब घर, मंदिर, चर्च, सब कुछ जला दिया गया, जिंदगियां खाक हो गईं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हालात यहाँ तक पहुँचे कैसे। इस हिंसा को अगर सच में समझना है तो हमें अखबारों की हेडलाइन से कहीं ज्यादा गहरा उतरना होगा। तो चलिए इस बेहद मुश्किल मुद्दे की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये राज्य भौगोलिक तौर पर कैसे बटा हुआ है। फिर बात करेंगे उन ऐतिहासिक दरारों की जो सालों से मौजूद हैं। जानेंगे उस चिंगारी के बारे में जिसने इस पूरी आग को भड़काया। और ये भी देखेंगे कि कैसे पूरी की पूरी सरकारी व्यवस्था ही ढह गई। और हाँ, आखिर में उन अनदेखे आर्थिक कारणों पर भी नजर डालेंगे जो इस पूरी आग में घी का काम कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो पूरा संघर्ष है, इसके केंद्र में मुख्य तौर पर दो समुदाय हैं, मैतेई और कुकी। और इनकी पूरी पहचान ही मणिपुर के भूगोल से जुड़ी हुई है। मतलब घाटी और पहाड़ों के बीच का जो बंटवारा है वही इनकी पहचान का आधार है। अब ये जो आंकड़े हैं ना, ये इस टकराव की पूरी जड़ को एकदम साफ कर देते हैं। मणिपुर की कहानी असल में दो अलग अलग कहानियों जैसी है। एक तरफ है घाटी, जो पूरे राज्य का सिर्फ 10% हिस्सा है, लेकिन यहाँ 57% आबादी रहती है, जिसमें ज्यादातर मैतेई हैं। और सबसे बड़ी बात, 60 में से 40 विधानसभा सीटें इसी इलाके में हैं। वहीं दूसरी तरफ है पहाड़, 90% इलाका, जहाँ 43% आबादी रहती है, ज्यादातर कुकी और नागा समुदाय, लेकिन इनके हिस्से में आती हैं सिर्फ 20 सीटें। तो जमीन और सियासत का ये जो असंतुलन है, यही तनाव की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। और एक बात साफ है, ये टकराव कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ है। नहीं, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं, जिन्हें ब्रिटिश राज की नीतियों और फिर आज़ादी के बाद बने कानूनों ने लगातार सींचा है। तो चलिए जरा इतिहास की इन परतों को कुरेद कर देखते हैं कि आज के ये हालात बने कैसे। ये टाइमलाइन आपको दिखाएगी कि कैसे 100 साल से भी ज्यादा समय से बनी नीतियों ने इस विभाजन को और गहरा किया है। देखिए, अंग्रेजों के जमाने से ही पहाड़ और घाटी का एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग था। फिर 1949 में जब मणिपुर भारत में शामिल हुआ तो मैती समुदाय का ये मानना है कि उनका जो आदिवासी दर्जा था वो उनसे छीन लिया गया। इसके बाद 1960 में एक भूमि सुधार कानून आया जिसने उन्हें घाटी तक ही समेट दिया। और फिर 1972 में आया आर्टिकल 371C, जिसने पहाड़ी इलाकों को खास सुरक्षा दे दी और इस दरार को कानूनी तौर पर कह सकते हैं और भी पक्का कर दिया। तो ये आर्टिकल 371C है क्या? असल में ये एक बहुत जरूरी कानून है। इसे बनाया गया था पहाड़ी इलाकों में आदिवासियों की जमीन को बचाने के लिए। इसके मुताबिक ज्यादातर मेती जैसे जो गैर आदिवासी लोग हैं वो पहाड़ों में जमीन नहीं खरीद सकते। मकसद तो नेक था, आदिवासियों की पहचान और संस्कृति को बचाना, लेकिन आज यही कानून विवाद की सबसे बड़ी जड़ बन गया है। और होता क्या है कि इन्हीं कानूनों की वजह से दोनों समुदायों में एक बहुत गहरा डर बैठ गया है। डर अपनी जमीन खोने का, अपनी पहचान खोने का, अपनी संस्कृति खोने का। और जानते हैं, इसी डर का नतीजा है कि कुकी लैंड जैसे एक अलग राज्य की मांग दशकों से उठती आ रही है। तो तनाव की ये आग आप कह सकते हैं दशकों से अंदर ही अंदर सुलग रही थी, लेकिन हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, एक के बाद एक, जिन्होंने इस सुलगती हुई चिंगारी को एक भयंकर आग में बदल दिया। तो आखिर ये आग भड़की कैसे? देखिए, इसकी 3 बड़ी वजहें थीं। पहला, सरकार ने रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया से लोगों को निकालना शुरू किया। अब इत्तेफाक से इनमें ज्यादातर कुकी समुदाय के लोग थे। दूसरा, सरकार ने इसे वॉर ऑन ड्रग्स का नाम दे दिया। इससे एक नैरेटिव बना कि अवैध पोस्ता की खेती के बहाने सीधे सीधे कुकी समुदाय को ही टारगेट किया जा रहा है। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, मणिपुर हाईकोर्ट की एक सिफारिश। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को मैती समुदाय को एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने पर विचार करना चाहिए।
बस यही वो चिंगारी थी जिसने सब कुछ चला दिया। क्योंकि सोचिए, मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा मिलने का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि कुकी समुदाय का जो सबसे बड़ा डर था वो सच हो जाता। उन्हें लगा कि अगर मैतेई भी आदिवासी बन गए तो जो आर्टिकल 371C उन्हें पहाड़ों में जमीन की सुरक्षा देता है वो खत्म हो जाएगा और फिर मैतेई समुदाय उन पर आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह से हावी हो जाएगा। बस यही सिफारिश वो आखिरी चिंगारी साबित हुई। और फिर आई वो तारीख 3 मई 2023। मैतेई समुदाय को एसटी दर्जे की मांग के खिलाफ एक ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाला गया और बस इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो था कानून और व्यवस्था का पूरी तरह से पतन। राज्य की पूरी मशीनरी देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गई। यकीन करना मुश्किल है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। सबसे पहले मणिपुर की पुलिस फोर्स ही जातीय आधार पर बंट गई। मैती पुलिस वाले घाटी में, कुकी पुलिस वाले पहाड़ों में। पुलिस के थानों से 4000 से ज्यादा एडवांस हथियार लूट लिए गए। सोचिए, 4000 हथियार। सरकारी दफ्तरों में भी बंटवारा हो गया, काम ठप पड़ गया। और इस पूरे माहौल में फेसबुक और व्हाट्सएप पर फर्जी खबरों ने आग में घी डालने का काम किया। कुछ ही दिनों के अंदर राज्य में शासन नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी। और इस पूरी त्रासदी की सबसे दर्दनाक तस्वीर शायद इस एक लाइन में छिपी है। मैंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन मैं अपनी पत्नी, अपने घर और अपने गांव वालों को नहीं बचा सका। ये शब्द एक कारगिल युद्ध के हीरो के हैं, जिनकी पत्नी के साथ एक भीड़ ने दरिंदगी की। ये लाइन ये दिखाती है कि आम लोगों ने खुद को कितना अकेला और बेसहारा महसूस किया। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी में सिर्फ जातीय और ऐतिहासिक लड़ाई ही नहीं है। इसकी सतह के नीचे एक और बहुत गहरा कारण छिपा है। एक ऐसा कारण जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है गरीबी और बेरोजगारी। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2021-22 में जहां पूरे देश में बेरोजगारी दर करीब 4.1% थी, वहीं अकेले मणिपुर में ये 9% थी। मतलब नेशनल एवरेज से 2 गुनी से भी ज्यादा। और ये जो बेरोजगारी है ना, ये किसी एक समुदाय को नहीं, बल्कि मैतेई और कुकी दोनों समुदायों के नौजवानों को बराबर परेशान कर रही है। और यही आर्थिक हताशा, यही बेरोजगारी इस तरह के संघर्ष के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार करती है। सीधी सी बात है, जब नौजवानों के पास नौकरी नहीं होगी, कोई भविष्य नहीं दिखेगा, तो वो नफरती भाषणों और उग्रवादी गुटों के बहकावे में आसानी से आ जाते हैं। क्योंकि जब पेट खाली हो और उम्मीदें टूटी हों, तो लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना बहुत आसान हो जाता है। तो ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब बंटवारे की खाई इतनी गहरी हो और सरकार पर से भरोसा पूरी तरह उठ चुका हो, तो फिर शांति का रास्ता है क्या? एक बात तो साफ है, मणिपुर के संकट को सिर्फ सेना या पुलिस भेजकर हल नहीं किया जा सकता। इसके लिए दशकों के राजनीतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक गलतियों को ईमानदारी से सुधारना होगा। और ये एक ऐसा काम है जिसके लिए हिम्मत और सच्ची नीयत दोनों की जरूरत पड़ेगी।